दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 805 नंबर सब्जेक्ट कोड की, जिसका नाम है पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। इस विषय के वन शॉट वीडियो को आज हम देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 801, 802, 803 और 804 विषय करवा दिया है। 801 जो है आपका सब्जेक्ट था बाल्यावस्था एवं बाल विकास। 802 जो सब्जेक्ट था आपका समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। 803 नंबर था सब्जेक्ट आपका पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। 804 नंबर जो सब्जेक्ट था वो था भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। अभी 805 नंबर कोड देख रहे हैं, जिसका नाम है पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। तो ये सारे विषय आपके करवा दिए गए हैं, इनको ढंग से आप देख लेना। अब बात करते हैं हम अपने आंसर की। तो यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, वो कैसे लिखना है ये भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात हम शुरू करते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, आपसे ये पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो देखिए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से। जो आपका बिंदु इधर दे रखा है कि परिभाषा के हिसाब से हम अंतर बता सकते हैं, उपयोगिता, उपयोगकर्ता कौन है उसके हिसाब से अंतर बता सकते हैं, सुरक्षा कैसा है उसको हम बता सकते हैं, उपयोग कैसा होता है ये भी बता सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे कि परिभाषा के हिसाब से इंटरनेट क्या है, यह नेटवर्क वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि विश्व का नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। ठीक है, इसमें हम इंट्रानेट को बोल सकते हैं, यह एक निजी नेटवर्क होता है जो केवल एक संस्था या संगठन के अंदर उपयोग होता है। यानी कि इस संस्था में, यानी कोई कंपनी है या कोई ऑफिस है, उसके अंदर क्या होते हैं आपको पता होगा। आप साइबर कैफे गए होंगे, सभी ने कंप्यूटर कैफे विजिट किया होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ये कंप्यूटर्स हैं, ये ठीक है, ये आप मान लीजिए 4-5 कंप्यूटर उसमें हैं। तो आप देखोगे जो मास्टर कंप्यूटर जिसकी एक साइबर कैफे है, उस व्यक्ति के पास में इन सभी कंप्यूटर का कंट्रोल होता है। ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करता है वो व्यक्ति, ठीक है, इन सभी कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो ये जो होता है ये एक निजी नेटवर्क होता है, जिसमें कि आपस में सारे कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होते हैं, और ये जो है इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया से कनेक्ट रहता है। क्लियर है आपको कि भैया ये जो है निजी नेटवर्क होता है, यानी प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो केवल एक संस्था में या फिर किसी संगठन के अंदर उपयोग किया जाता है। और ये जो है वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है, या उन सभी कंप्यूटरों के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता की बात करें तो इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका उपयोग केवल अधिकृत कर्मचारी या सदस्य ही कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और उन कंप्यूटर में कुछ भी आपका कुछ भी एक्सेस करना है, प्रिंट देना है किसी भी कंप्यूटर से, तो यहाँ पे जो बैठा हुआ आदमी है इस कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकता है, ये इसको भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है। तो आप जान सकते हो इन सभी को एक्सेस करने वाला व्यक्ति जो है वो कोई कर्मचारी होगा या कोई सदस्य होगा जिसकी इसको अथॉरिटी मिली होगी या उसके पास है अथॉरिटी। ठीक है, सुरक्षा के मामले में यह अपेक्षाकृत कम सुरक्षित होता है क्योंकि यह सार्वजनिक है, सभी के लिए है, और इसकी सुरक्षा ज़्यादा होती है क्योंकि इसको कोई एक आदमी या कोई एक संस्थान कंट्रोल करता है। इसमें सीमित नियंत्रण रहता है। और उपयोग बात करें तो जानकारी साझा करने के लिए जो इंटरनेट है, ईमेल करने के लिए, सोशल मीडिया करने के लिए, कोई शोध या व्यापार आदि के लिए जो है इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। इंट्रानेट का मतलब है संस्था के अंदर की सूचनाएं। जैसे मुझे अपनी कोई एक्सेल फाइल दूसरे मेरे साथ में जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है उसको भेजनी है, बिना जो है नेट यूज़ किए तो भी मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, रिपोर्ट साझा कर सकता है, एक्सेल फाइल भेज सकता है, पीडीएफ भेज सकता है, कुछ भी भेज सकता है बिना कंप्यूटर के, बिना मेल के, बिना व्हाट्सएप के। ठीक है, इस तरह से उदाहरण के लिए गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया और किसी स्कूल या ऑफिस का निजी नेटवर्क जो होता है वो इसका इंटरनेट का उदाहरण है, इंट्रानेट का। रूबी स्टार क्या है, तो रूबी स्टार को हम बोलेंगे, रूबी स्टार एक निशुल्क ऑनलाइन टूल है। ठीक है, फ्री ऑनलाइन टूल बोला जाता है, जिसका उपयोग शिक्षक मूल्यांकन यानी कि रूब्रिक बनाने के लिए करते हैं। यह टूल विशेष रूप से शिक्षकों को शैक्षिक गतिविधियों, परियोजनाओं और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करने में मदद करता है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा इसको। उपयोग का उदाहरण लीजिए, यदि एक शिक्षक छात्रों को एक प्रोजेक्ट कार्य दे रहा है तो वह रूबी स्टार की सहायता से यह तय कर सकता है कि प्रोजेक्शन सामग्री की गुणवत्ता, रचनात्मकता और टीम वर्क जैसे घटकों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे टेबल बना के बताता हूँ आपको। ये सपोज करिए ये टेबल है हमारी,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी इस टेबल में बहुत सारी लाइनें खींच देते हैं, जैसे कि इस तरह से ये लाइनें हो गई। ये टेबल बन रहा है आपका, तो इस टेबल को फटाफट बना देते हैं। इसमें जो उदाहरण दिया गया है, जैसे कि प्रोजेक्शन, कोई हमने जॉब दिया यानी कि प्रोजेक्ट कार्य दिया, तो इसमें पहला हमारे को क्या है, प्रोजेक्शन, तो हमने इसमें लिखा प्रोजेक्शन। इसी तरह दूसरे में सामग्री की गुणवत्ता, यानी कि हम बोल सकते हैं, चलो गुणवत्ता लिख देते हैं। और इसी तरह से रचनात्मकता, और इसी तरह से आपका टीम वर्क, और इसी तरह से और कुछ भी है तो अगर आप डाल सकते हैं। तो ये हमने मान लो किसी प्रोजेक्ट को दिया है, बच्चों को, छात्रों को, शिक्षक जो है छात्रों को एक प्रोजेक्ट कार्य दे रहा है, अब उसके लिए रूब्रिक तैयार करना है। तो रूब्रिक में प्रोजेक्शन, जैसे ये इसका नाम है, इसका छात्र का नाम है जैसे मान लो दीपक, ठीक है, इसका नाम है महेश, ठीक है, इसका नाम है विमल। इस तरह से हमने कुछ नाम दे दिए, और भी आप सो ऑन टेबल्स बना सकते हैं, इस तरह से इस टेबल को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये 3 नाम ले लिए। अब दीपक का प्रोजेक्शन जो है वो कैसा है, मैं बोलूँगा दीपक का प्रोजेक्शन जो है वो गुड है। महेश का प्रोजेक्शन जो है एवरेज है, यहाँ पे एवरेज लिख दूंगा। विमल का प्रोजेक्शन जो है वो एक्सीलेंट है, ठीक है। इसी तरह से गुणवत्ता कैसा है, तो इसका गुड है, तो मतलब ये हम बोलेंगे एक्सीलेंट है। गुणवत्ता कैसी है, तो एक्सीलेंट है। मैंने मान लिया कि मतलब क्या है, रचनात्मकता जो है पुअर है, वेरी पुअर है, या बेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे बेस्ट दे दिया। टीम वर्क कैसा है, मतलब ये दीपक का, महेश और विमल जब एक साथ में प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे तो इनका काम कैसा था, तो टीम वर्क दीपक का अच्छा था, तो यहाँ पे गुड या बेस्ट या फिर बेटर लिख सकता हूँ। तो मैं मान लो गुड है। एवरेज, गुणवत्ता इसका एवरेज है, और गुणवत्ता इसका मैंने मान लिया पुअर है। इस तरह से रेटिंग देते हैं। रचनात्मकता क्या है, ठीक है, गुड मान लिया, रचनात्मकता गुड है। इस तरह से हम रेटिंग, टीम वर्क कैसा है, चलो इसका भी गुड मान लिया। विमल का मान लिया कि टीम वर्क जो है ये बैड था, तो वेरी पुअर या वेरी पुअर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है रचनात्मकता क्या कह सकते हैं, एवरेज भी, ठीक है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन अच्छा था, गुणवत्ता जो है वो गुड है। तो इस तरह से रूब्रिक में हम एक्सीलेंट, नॉन एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर, इस तरह से हम जो देते हैं, छात्रों का नाम लिखेंगे, उनको क्या क्या काम दिए थे, और सामने जो है ये होता है आपका रूबी स्टार, ठीक है। ये फ्री ऑनलाइन टूल है, इसी की मदद से जो है ये तय किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब रूबी स्टार की जो विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो रूबी स्टार की विशेषताएं हैं, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। इसमें आपसे पूछा गया है, बताया गया है कि रूब्रिक निर्माण में सहायक, यानी कि रूब्रिक निर्माण में, जैसे अभी मैंने रूब्रिक बनाया है तो इसका निर्माण कर सकते हैं। यह शिक्षकों को विभिन्न विषयों और कक्षाओं के लिए पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर रूब्रिक तैयार करने की सुविधा देता है। समय की बचत होती है, जैसा कि आपने देखा, एक ही टेबल में, एक ही टेबल की वजह से सब बच्चों का केवल नाम लिखना, और उस टेबल में केवल ओके, गुड, बेटर, बेस्ट लिख देना है। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग टेबल नहीं बनानी है। तो समय की बचत हो जाती है। इसमें टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन टूल है तो इसमें सब कुछ मिलता है बना बनाया। व्यक्तिगत अनुकूलन, शिक्षक रूब्रिक को अपने अनुसार संपादित या अनुकूलित कर सकता है। अगर आपको गुड, बेटर, बेस्ट नहीं रखना है तो आप अंक भी लिख सकते हैं कि मैं 5 में से 1 अंक दूंगा इसमें, और 5 में से उसको 2 अंक दूंगा। उस टेबल में जो है अंकों के हिसाब से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन और प्रिंटेबल भी होता है ना, तैयार कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। आपसे पूछा गया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गूगल के ऊपर। तो गूगल एक प्रमुख इंटरनेट आधारित कंपनी है जिसकी स्थापना, स्थापना वर्ष आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना की गई है 1998 में। किसने की थी, लेरी पेज और सर्गे ब्रिन ने। यह एक जो है शक्तिशाली सर्च इंजन है जिसका उपयोग दुनिया भर में जानकारी रखने के लिए किया जाता है। गूगल न केवल खोज इंजन है, बल्कि यह, गूगल में क्या क्या है, गूगल का ही जीमेल है, गूगल का ही यूट्यूब है, गूगल का ही गूगल ड्राइव है, गूगल का ही गूगल मैप्स है, ठीक है, इन सभी को, और गूगल का ही गूगल ट्रांसलेट है, यानी कि अनुवाद जो है, और ऑनलाइन शिक्षा जैसे कई सेवाएं भी प्रदान करता है, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें शिक्षा का उपयोग ही कर सकते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी है तो हम बता सकते हैं गूगल का उपयोग शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी है। यह
शिक्षक सामग्री और शैक्षिक वीडियोस दस्तावेज साझा करने, ऑनलाइन कक्षाओं और मूल्यांकन के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हम शामिल कर सकते हैं, और भी आप चीज़ें जो है बता सकते हैं। अब जो है बात आती है नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए। नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए। तो देखिए यहाँ पे नासा वर्ल्ड वाइड एक ओपन सोर्स वर्चुअल ग्लोब, यानी कि वर्चुअल ग्लोब इसको बोला जाता है। ये सॉफ्टवेयर होता है एक, ठीक है। ओपन सोर्स वर्चुअल ग्लोब है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग पृथ्वी की सतह को 3D यानी कि 3 डायमेंशन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि 3D त्रिविमीय रूप में देखने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। मुख्य विशेषताएं कभी कभी पूछ सकता है, या नासा वर्ल्ड वाइड क्या है समझाइए। तो आप ये लिख करके मुख्य कुछ विशेषताएं 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि 3 आयामी दृश्य, यानी कि 3D जो है पृथ्वी के उपग्रह चित्रों और स्थल आकृतियों को त्रिविमीय रूप में यानी कि हम 3D में देख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। शैक्षिक उपयोग क्या है, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान के शिक्षण में इसका उपयोग जो है छात्र और शिक्षक कर सकते हैं। डेटा स्रोत क्या है, डेटा स्रोत जो है ये लैंडसैट, STM यानी सटल रडार टोपोग्राफी मिशन जैसे उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करता है। ये कहाँ से डाटा इकट्ठा करता है, ये लैंडसैट नामक जो है उपग्रह है, या फिर SRTM उपग्रह है जिसको सटल रडार टोपोग्राफी मिशन कहते हैं। इससे भी जो इन उपग्रहों से आंकड़ों को अपना प्राप्त करता है। निःशुल्क एवं ओपन सोर्स है यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त है। आप गूगल मैप्स का कहीं भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है, और इसे कोई भी उपयोग या संशोधित कर सकता है। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। इसमें से 2-3 पॉइंट भी लिखोगे चलेगा। शिक्षा में अगर उपयोग पूछ ले तो आप बता सकते हो, छात्रों को विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, पर्वत, नदियों और जलवायु संबंधी जानकारी को विजुअल तरीके से यानी कि सामने फोटो दिखा करके समझने में मदद करता है। और शिक्षक इसका उपयोग प्रोजेक्ट कार्यों और प्रस्तुतियों में कर सकते हैं, या विद्यार्थी भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दीजिए। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा, जो लिखा है बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। माइंड जीनियस एक माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माइंड मैपिंग मतलब आपके माइंड को मापता है, ठीक है। कैसे मापता है, वो कोई डॉक्टर वाला नहीं है कि आपके वो लगा दिए, कुछ सीरिंज लगा दी, कुछ पट्टियां लगा दी और कुछ कंप्यूटर से जोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये आपके विचारों से नापेगा। तो जिसका उपयोग विचारों, योजनाओं और सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षण, परियोजना प्रबंध, योजना निर्माण और समस्या समाधान में सहायक होता है, ठीक है। माइंड जीनियस जो है ये माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, विचारों का संगठन, ठीक है। उसके अलावा जो है शिक्षा में उपयोग, प्रस्तुति निर्माण और जो है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इससे प्रस्तुति निर्माण मतलब किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड शो दिखा सकते हैं, डायग्राम दिखा सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। अब जो है इसके बाद जो है शिक्षा में लाभ क्या हो सकते हैं, तो छात्रों की रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ाता है, इसका मतलब समूह कार्य और प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग में उपयोगी होता है। किसी भी विषय को दृश्य रूप में समझने में सहायता करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर आपको बताना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम आसानी से आंसर बता सकते हैं। अगर परिभाषा के हिसाब से अंतर बताए तो यह कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। यानी कि सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर और अन्य कोई सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, उसको चलाने में मदद करता है। जैसे कि हम कोई गेम डाल देते हैं अपने पीसी में, तो जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है उस गेम को जो है एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यह विशेष कार्य को करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर को उपयोग कर रहा है वो क्या करेगा, किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे कि सपोज करिए कि वो ऑटोकेड डालना चाहता है अपने सिस्टम में और ऑटोकेड का प्रयोग करना चाहता है, उसे 3D डायमेंशन डायग्राम बनाना चाहता है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जो जिससे आप कोई काम करना चाहते हैं वो डालना चाहते हैं, तो वो यूजर के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप कोई एप्लीकेशन उसमें सिस्टम में अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर रहे हो। उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, उससे आपको क्या यूज करना है, क्या चीज बनानी है, तो उपयोगकर्ता की आवश्यकता को वो पूरा करेगा। जो एप्लीकेशन हम डाल रहे हैं किस लिए डाल रहे हैं, भाई ये काम है, तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। उदाहरण के लिए जैसे विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस,
बायोस डिवाइस और ड्राइव आदि। तो ये सारे के सारे जो है विंडोज़ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये नहीं होगा तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। लाइनक्स नहीं है तो भी चलेगा नहीं, और मैक और ओएस सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो भी नहीं चलेगा। बायोस जो है स्टार्टिंग में बूटिंग के लिए काम आता है, आपको नहीं पता होगा डिटेल में। बायोस जो है आप जैसे जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर आपकी शिक्षा अच्छी है तो बायोस जानेंगे, बहुत बड़ा सिस्टम होता है ये। इससे आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी सिस्टम में आप जो है रिबूट कर सकते हैं, नया विंडो डाल सकते हैं, तो बायोस के माध्यम से होता है। डिवाइस के ड्राइवर्स डाल सकते हैं, जैसे ऑडियो का ड्राइवर आपका उड़ जाता है तो कभी कभी साउंड नहीं आती है, या वीडियो का ग्राफिक्स खराब हो जाती है तो वीडियो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स डालते हैं, तो ये ड्राइवर्स डाला जाता है। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एम एस वर्ड, जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग की जरूरत है तो आप एम एस वर्ड इस्तेमाल करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, ये एप्लीकेशन है। एक्सेल का इस्तेमाल करना है तो एम एस वर्ड के साथ ही जब आप एम एस वर्ड पूरा इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ में आपको एक्सेल मिल जाता है। उसके अलावा फोटोशॉप, अगर आपको फोटो एडिटिंग करना है, सीखना है, तो आप एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करोगे, फोटोशॉप, ठीक है। इस तरह से वेब ब्राउजर्स जो है, आप कभी मोजिला यूज़ करते हैं, कभी आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है, कभी आप फायरफॉक्स यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, आप कौन सा ब्राउजर यूज़ करना चाहते हो तो उसको आप डाल सकते हो सिस्टम में। और टैली जो कि कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डेबिट क्रेडिट को एंटर करते हैं, तो ये टैली जो है सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेशन सिस्टम में, मतलब इस सिस्टम में डालेंगे तो ये एप्लीकेशन है। सारे के सिस्टम, ये मेन तो सिस्टम आता है कंप्यूटर के साथ में, और ये सिस्टम जो है हम कंप्यूटर में अपने हिसाब से डालते हैं, हमको ज़रूरत के हिसाब से। उपयोगकर्ता का नियंत्रण कितना होता है, उपयोगकर्ता इसे सीधे नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कंपनी बनाती है कंप्यूटर को वो खुद ही डालती है, तो इन चीज़ों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इनमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर इनमें हम एडिटिंग या कुछ करना चाहेंगे तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन को कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं, और उसी एप्लीकेशन को हम डिलीट भी कर सकते हैं। जरूरत नहीं है तो हमें भैया नहीं चाहिए, एम एस वर्ल्ड नहीं चाहिए, एम एस वर्ल्ड को डिलीट करो तो डिलीट हो जाएगा। फोटोशॉप नहीं चाहिए, फोटोशॉप को डिलीट कर सकते हो। इसमें से कोई भी चीज़ डिलीट करोगे आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। इसी तरह से इंस्टॉलेशन कैसा होता है, तो ये सामान्यतः जो है कंप्यूटर के साथ पहले से इंस्टॉल रहता है, जैसा मैंने अभी बताया। और ये इंस्टॉल जो है कंप्यूटर के साथ नहीं होता है, बल्कि जो उपयोग करेगा कंप्यूटर वो खुद अपने आवश्यकता के अनुसार जो है इसको इंस्टॉल करता है। अब इसकी बात करें, विंडोज़ के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो विंडो के बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। विंडोज़ जो है इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि आपको जो है उपयोग करना है तो आपको उपयोग करने के लिए जो है ग्राफिकल इंटरफेस देता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या उसके काम है और क्या हमें क्लिक करना है, जिससे कंप्यूटर का संचालन जो है सरलता से हो पाता है। फाइल का प्रबंध करता है, फोल्डर बनाता है, कॉपी करने में, पेस्ट करने में, हटाने में, कट करने में, सब में मदद करता है। मल्टीटास्किंग भी है, यानी कि आप इसमें एक एप्लीकेशन के साथ कई सारे एप्लीकेशंस खोल सकते हो। आप ब्राउज़र भी खोल सकते हो, विंडोज़ भी खोल सकते हो, मीडिया प्लेयर भी चला सकते हो, वीडियो प्लेयर भी चला सकते हो, एम एस एक्सेल भी कर सकते हो, पावर पॉइंट भी कर सकते हो, एम एस वर्ल्ड भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाता है, यानी कि आपका जो बाहर से, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, जैसे मैंने एक कीबोर्ड, तो इसके बीच में मैंने समन्वय बनाया है। मैं जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ पर जो है ये कंप्यूटर क्या है, ये जो है आपका कंप्यूटर का जो विंडोज़ है ये क्या कर रहा है, समन्वय बना रहा है कि मैं माउस जहाँ ले जाना चाहता हूँ वो वहाँ पहुँचा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कीबोर्ड से अगर एल दबाऊंगा, एम दबाऊंगा, एच जे दबाऊंगा, तो वही यहाँ पे टाइप होगा, ना कि मैं ए दबा रहा हूँ तो जेड टाइप हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन वो कर रहा है माउस कीबोर्ड, ठीक है। प्रिंटर, जैसे मैं यहाँ से प्रिंट करना चाहता हूँ इस पेज को, तो मैं यहाँ से कमांड दूंगा प्रिंट का, तो ये क्या है, हमारा विंडो जो है इस कमांड को स्वीकार करके प्रिंटर तक मेरी बात पहुंचाएगा। प्रिंटर जो है एक पेज में मेरे को छाप करके ये सब कुछ दे देगा। सुरक्षा सिक्योरिटी जो है, विंडोज़ क्या करता है, पासवर्ड देता है, यूज़र अकाउंट देता है, फायरवॉल प्रोटेक्शन देता है, एंटीवायरस जैसे माध्यमों से जो है हमें सुरक्षा करता है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर सॉरी डिवाइस ड्राइवर समर्थन करता है, यानी कि जो भी ड्राइवर चाहिए कौन सा, अगर मेरे को प्रिंटर लगाना है तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा अगर एचपी का लैपटॉप है तो एचपी का ही प्रिंटर चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रिंटर मैं कैनन का ले सकता हूँ या दूसरी कंपनी का भी ले सकता हूँ, उसको भी सपोर्ट करेगा। कोई भी कैमरा में इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ का, जिस कंपनी का मेरा सिस्टम है, मेरा कंप्यूटर है, उसी कंप्यूटर के ही कंपनी का ही मेरा प्रिंटर हो, कैमरा हो, माइक हो, कुछ भी हो, तो इस कंपनी का जरूरी नहीं है। ये डिवाइसों को, विभिन्न डिवाइसों को जो है चलाने में आवश्यक ड्राइवर जो है प्रदान करता है। नेटवर्किंग सुविधा, तो आप इससे जो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप जो है केबल के तार, केबल जो इंटरनेट का केबल है वो उसको आप कंप्यूटर में आप डाल सकते हैं, उससे कनेक्ट हो जाओगे। तो ये जो है विंडोज़ का कार्य है। मस्तिष्क आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं, तो मस्तिष्क आधारित अधिगम एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो मानव मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके पर आधारित होती है। यह अधिगम वैज्ञानिक शोधों पर आधारित होती है जो यह बताते हैं कि
अधिगम मतलब सीखना। ये सीखना जो हम सीखते हैं वो वैज्ञानिक शोधों पर आधारित होती है, जो ये बताती है कि मस्तिष्क किस प्रकार जानकारी प्राप्त करता है और उसे संसाधित करता है और स्मृति में संग्रहित करता है। यही मस्तिष्क आधारित अधिगम है। ठीक है। और जो है इसके बाद में आप जो है इस पद्धति में शिक्षण को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि मस्तिष्क के प्राकृतिक कार्य प्रणाली के अनुसार हो, जैसे भावनाओं, अनुभव, ध्यान, रुचि और सक्रिय भागीदारी जो होती है उसके माध्यम से जो है इसको डिजाइन किया जाता है कि हम उसके आधार पर काम करें। मस्तिष्क आधारित अधिगम के प्रमुख लाभ क्या है? रुचिकर और प्रभावशाली शिक्षण होता है इससे, और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है। तनाव रहित अधिगम होता है, मतलब टेंशन नहीं रहता इसमें अधिगम में। रचनात्मकता और समस्या समाधान में सहायक भी होता है। व्यक्तिगत अंतर का सम्मान भी होता है, मतलब किसकी स्पीड, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा जल्दी नहीं सीखता है, तो उनका भी जो है ये ख्याल रखता है। स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो आपको सभी को पता है स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसी आधुनिक कक्षा होती है जहां सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, जिसको आईसीटी बोलते हैं हम शॉर्ट में, के उपकरणों का उपयोग करता है। इसके उपकरण कौन कौन से हैं? जैसे कि इंटरेक्टिव, छोटी, ठीक है, अभी बताता हूँ। उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण शिक्षण को, जो हमारी पढ़ाई है उसको इंटरेक्टिव मतलब मस्त, रोचक और प्रभावशाली बनाता है। ठीक है। इसमें पारंपरिक पद्धति के साथ साथ डिजिटल तकनीकों जैसे कि कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यही है स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं ताकि जो हमारा शिक्षण हो वो कैसा हो? इंटरेक्टिव हो, रोचक हो, प्रभावशाली हो। मुख्य विशेषताओं में आप बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको लिख सकते हैं, तो ये मैंने मुख्य विशेषताएं दे रखी हैं। ठीक है। इसी तरह स्मार्ट क्लासरूम के लाभ कभी कभी पूछता है, स्मार्ट क्लासरूम के मुख्य विशेषताएं बताइए, तो विशेषताएं आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपसे लाभ पूछेगा तो लाभ आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब संयोगी अधिगम की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो हम संयोगी अधिगम में क्या बोलेंगे? संयोगी अधिगम एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र समूह में मिलकर के कार्य करते हैं, विचार साझा करते हैं और सामूहिक रूप से सीखते हैं। इसमें सभी प्रतिभागी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान प्राप्त करते हैं। अब इसकी मुख्य विशेषताएं पूछ ले तो ठीक है, और संक्षिप्त में वर्णन करना है, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स हमेशा दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में। अगर वो छोटा पूछेगा तो छोटा में क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखनी है, और बड़ा पूछेगा तो बड़ा में क्या क्या लिखना है वो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम आपको 5-6 पॉइंट तो लिखने हैं। मुख्य विशेषताएं हैं, बहुत सारे विशेषताएं हैं जिसको एक एक लाइन में मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है, तो आप इसमें से कोई भी 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं मुख्य विशेषताओं में। इसके बाद जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में अंतर बताइए। परिभाषा के हिसाब से आप अंतर बता सकते हैं दोनों में कि ई लर्निंग क्या है, पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से होता है। ब्लेंडेड लर्निंग जो है पारंपरिक शिक्षा और ई लर्निंग का संयोजन होता है, दोनों को मिला करके ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब बोलते हैं मिला देना, मिश्रित कर देना। शिक्षा का माध्यम क्या होता है? ये डिजिटल होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हो सकता है, और ये जो है कक्षा शिक्षण में भी हो सकता है और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके भी साथ में हो सकता है। तो दोनों का संयोजन होता है। शिक्षक की भूमिका क्या है? सीमित होती है, इसमें केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। ई लर्निंग में केवल मार्गदर्शक हो सकता है और उसकी भूमिका सीमित होती है। ब्लेंडेड लर्निंग में सक्रिय रूप से शिक्षक जो है इसमें उपस्थित होता है, मार्गदर्शन कर सकता है। लचीलापन कैसा है? अधिक छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, लचीलापन ये है फायदा। और सीमित लचीलापन होता है क्योंकि कुछ समय कक्षा में उपस्थित अनिवार्य होती है। ठीक है। यानी कि सीमित लचीलापन क्या है? क्योंकि कुछ समय कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी कि कुछ जब आप ब्लेंडेड लर्निंग कराएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन में ही सब कुछ सीख जाएगा, कभी कभी उसको स्कूल में भी, कक्षा में भी आना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जो है यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए ई लर्निंग के, ये सॉफ्टवेयर या कोर्सेज है। और यहाँ पे ब्लेंडेड लर्निंग के लिए जो हम क्या कर सकते हैं, स्कूलों में स्मार्ट क्लास हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ऑनलाइन असाइनमेंट हो गया, ये सारे ब्लेंडेड लर्निंग में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उपयोग क्या है? तो कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक जो है एक ऐसा डिजिटल संग्रह होता है जिसमें विभिन्न विषयों, इकाइयों और कठिनाई स्तरों के अनुसार प्रश्नों को सुव्यवस्थित तरीके से संग्रहित किया जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म होता है जो शिक्षकों, छात्रों और परीक्षा संचालकों को प्रश्नों के निर्माण, चयन और मूल्यांकन की सुविधा देता है। इसके उपयोग क्या क्या है, यूजेस क्या हैं? तो हम बता सकते हैं कि भाई प्रश्न पत्र निर्माण में, आकलन, ऑनलाइन मूल्यांकन में, इस तरह से व्यक्तिगत अभ्यास की तैयारी में, प्रश्नों का वर्गीकरण करने में, समय बचाने में, ये सारे के सारे इसके उपयोग है जो मेन यूजेस है।
मूल्यांकन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता व महत्व को समझाना है। तो ये मूल्यांकन में क्या कर सकता है कि भाई सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से हमारे को बहुत फायदा होता है। इसका आवश्यकता और महत्व को हम बोल सकते हैं कि भाई बड़ी संख्या में मूल्यांकन छात्रों का कर सकता है, स्वचालित ऑटोमेटिक मूल्यांकन कर सकता है। और इसमें ये नहीं कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है। कंप्यूटर से होगा मूल्यांकन, उसमें कोई मित्रता शत्रुता वो नहीं देखेगा, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर आधारित अधिगम है। डेटा संग्रहण और विश्लेषण, ये डेटा को सुरक्षित भी रखता है, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस भी कर लेगा। हाँ, और फीडबैक की त्वरित उपलब्धता, यानी हाथों हाथ जो है आपको बता देगा कि इसमें कौन कौन सी जगह पे वो कमजोर है। इसके महत्व क्या क्या हैं? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को तेज, सरल और प्रभावी बनाना, इस तरह से कुछ पॉइंट हैं जो इसके महत्व को दर्शाते हैं। सेज मैथ क्या है? सेज मैथ एक ओपन सोर्स गणितीय सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग गणितीय गणनाओं, आंकड़ों, रेखा चित्रों यानी कि जिसको ग्राफ बोलते हैं, बीज गणित, कैलकुलस, सांख्यिकी और संख्यात्मक विश्लेषण आदि के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से गणित शिक्षकों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होता है सेज मैथ। ठीक है, ये मतलब इसमें सारे के सारे जो काम होंगे सेज मैथ में, मैथ आ गया ना, तो यानी कि गणित संबंधी सारी गणनाएं ये करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? गणितीय सॉफ्टवेयर एक मुफ्त ऑनलाइन सोर्स विकल्प बनाना, जो मतलब इसका मैथ इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है सेज मैथ का, कि मतलब गणितीय सॉफ्टवेयर का एक मुफ्त, गणित जो भी बच्चे गणित से प्यार करते हैं उनके लिए एक मुफ्त ओपन सोर्स विकल्प बनाना, जिसमें जो मतलब मैपल और मैथमेटिका और मैग्मा जैसे महंगे सॉफ्टवेयर का स्थान ले सके। यानी कि सेज मैथ जो है ये बहुत ही मुफ्त टाइप का सॉफ्टवेयर है। और जो है ये मतलब, ये एक सॉफ्टवेयर है मतलब, ठीक है, मतलब वो मतलब नहीं जो मैं मतलब बोल रहा हूँ, ये मतलब सॉफ्टवेयर है। ये मैपल भी सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिका भी सॉफ्टवेयर है और मैग्मा भी सॉफ्टवेयर है। ये भी गणित के ही काम करते हैं, लेकिन ये पेबल है, पेमेंट देने के बाद में ये काम करेंगे। और ये जो सेज मैथ है ये बिना पेमेंट के काम करता है, ये ओपन सोर्स जो है उसका विकल्प देता है हमें। सेज मैथ मैथ की जो विशेषता है वो पूछ सकता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि यह निःशुल्क उपलब्ध है, कोई भी इसे देख सकता है, संशोधित और उपयोग कर सकता है। बहुकार्यात्मक प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसमें जो है रेखागणित, कैलकुलस, ग्राफ सिद्धांत, सांख्यिकी और बहुत से क्षेत्रों का जो है कवर कर सकते हैं, हम इसमें सीख सकते हैं। पाइथन आधारित होता है इसमें, जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग की भाषा थोड़ी सी समझ में आती है वो आसानी से जो है आप इसमें सीखना, उपयोग करना जो है इसमें आसान होता है। वेब इंटरफेस होता है इसका, सेज मैथ कॉल, सेज मैथ सेल और जुपिटर नोटबुक जैसे वेब आधारित इंटरफेस का उपयोग प्रयोग जो है संभव है। अगर आप इन दोनों का उपयोग करना चाहते हैं सेज मैथ में, तो इनका भी उपयोग कर सकते हैं। अन्य सॉफ्टवेयरों का संयोजन, सेज मैथ में कई प्रसिद्ध गणितीय लाइब्रेरी जैसे मम्पी हैं, साइंस पी और सिम्पी और मैक्सिमा आदि जो है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयरों का उपयोग किया जाता है। जरूरी नहीं कि आपसे जो याद नहीं हो रहा उस पॉइंट को आप याद करें, वही पॉइंट याद करें जो आपसे याद हो रहा है। ज़्यादा पॉइंट पढ़ना या जो समझ में नहीं आ रहा उसको रटना बेवकूफ़ी होती है, जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ना समझदारी है। अगर आपको ये याद नहीं रहेंगे इनके नाम, पढ़िए जरूर, लेकिन याद करने की कोशिश मत कीजिए अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो। ठीक है, पढ़िए जरूर, ताकि आपके आपने याद, हाँ यार मैंने पढ़ा तो था, ये कुछ तो पढ़ा था, क्या था ये, तो आप एक आइडिया जनरली से जनरेट करके आंसर, अगर आपसे क्वेश्चन इससे कुछ पूछ ले इससे मिलता जुलता, तो आप लिख सकते हैं उसमें, बस वो होता है। लेकिन रटने का प्रयास ना करें। ग्राफ और चार्ट निर्माण बहुत सिंपल सा है, तो सेजमेथ के माध्यम से 2D और 3D ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं, अवधारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। करके सीखने की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। हमने पिछले कई क्लासों में मैंने बताया था कि सारे पेपर्स जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपके आपस में जो है जुड़े होते हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी का भी टपक जाता है। तो करके सीखना एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रियाएं करके प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह पद्धति जॉन डूवी जैसे शिक्षकवादों द्वारा बहुत प्रभावी मानी गई है। प्रभावशीलता के बिंदु, यहाँ पे प्रभावशीलता का वर्णन करना है, तो प्रभावशीलता का वर्णन जो है, सीखने की गहराई बढ़ती है, सक्रिय सहभागिता है, अनुभव आधारित शिक्षा होती है, समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंटें लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दिया है। उदाहरण के लिए अगर आप बता सकते हैं कि इसके उदाहरण क्या है, तो विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, गणित में माप या आकृतियां बनाना, कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट कार्य करना और सामाजिक विज्ञान में नक्शे आदि बनाना। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण तकनीकी हो जाएगा, इसको की कर लेना है।
शिक्षा में आईटीसी की आईसीटी की भूमिका, तो बहुत सारी भूमिकाएं हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना, व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा देना, शिक्षकों के लिए संसाधन का उपयोग करवाना, मूल्यांकन में सहायता करना, समान अवसरों की प्राप्ति, संचार का सशक्त माध्यम भी है, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। मुक्त शैक्षिक संसाधन केंद्र क्या है, शिक्षा में इनका महत्व क्या है? तो मुक्त शैक्षिक संसाधन केंद्र ऐसे स्थान होते हैं जहां डिजिटल माध्यम से सभी को निशुल्क शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इन केंद्रों में शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य सामग्री, वीडियो, ऑडियो, पुस्तकें और जो है ई बुक्स, अभ्यास प्रश्न पत्र आदि का उपयोग कर सकते हैं। यह संसाधन प्राय इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं और इन्हें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उपयोग, संशोधित या साझा कर सकता है। उदाहरण के लिए जो है एनसीईआरटी का ई पाठशाला पोर्टल है जो सभी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पर जो है स्वयं पोर्टल है, एक स्वयं पोर्टल जो है उस पर भी आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं अपने शिक्षण के लिए। दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ये भी शिक्षण के लिए है। और नोरेर जो है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा में मुक्त शैक्षिक संसाधन केंद्रों का महत्व क्या है? तो शिक्षा में समानता लाना, निःशुल्क एवं सुलभ सामग्री जो है उपलब्ध कराना, गुणवत्ता युक्त सामग्री देना और स्व अध्ययन में सहायक देना, सेल्फ एजुकेशन को प्रमोट करता है। ये सारी चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं। मल्टीमीडिया पैकेज के शैक्षिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले केवल इतना समझ लिए मल्टीमीडिया पैकेज क्या है, तो शैक्षिक उपयोग अपने आप कर लोगे। मल्टीमीडिया पैकेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर या डिजिटल संसाधन है जिसमें पाठ, चित्र, ध्वनि, वीडियो, एनिमेशन आदि का समन्वय होता है, यानी सभी चीजें इसमें एक साथ में डाली जाती हैं, संयोजित होती हैं। यह शिक्षण को अधिक प्रभावशाली, रोचक और संवादात्मक बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि शैक्षिक सीडी और डीवीडी, उस सीडी में आपको टीचर पढ़ाता हुआ भी दिखाएगा, चित्र भी दिखाएगा, लिखता हुआ भी दिखाएगा, कोई डायग्राम भी दिखाएगा, बहुत सारी चीजें जैसे ई लर्निंग मॉड्यूल्स, स्मार्ट क्लासेस सामग्री, डिजिटल पाठ्य पुस्तकें आदि। तो इस तरह से जो है इसमें हम बोल सकते हैं मल्टीमीडिया पैकेजेस हैं जिसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज, ध्वनि, एनिमेशन सब कुछ शामिल किया जाता है। मल्टीमीडिया पैकेज के शैक्षणिक उपयोग क्या है? हम बोल सकते हैं दृश्य और श्रव्य शिक्षण होता है। ये कठिन अवधारणाओं को सरल बना देता है, रुचिकर और प्रेरक शिक्षण देता है। इंटरेक्टिव अधिगम होता है, स्व अध्ययन को बढ़ावा देना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक होता है, शिक्षकों के लिए सहायक उपकरण है, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन में सहायक होता है ना। आभासी प्रयोगशाला का अर्थ समझाइए और इसकी उपयोगिता व महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप बता सकते हैं आभासी प्रयोगशाला का अर्थ क्या होता है? तो आभासी प्रयोगशाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर होता है जहां छात्र ऑनलाइन माध्यम से प्रयोग को देख सकते हैं, कर सकते हैं और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, सिमुलेशन और इंटरेक्टिव टूल्स की मदद से प्रयोगशाला की तरह अनुभव कराया जाता है बिना वास्तविक प्रयोगशाला जाए। उदाहरण के लिए भारत सरकार का जो है वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट, जो आईआईटीज के द्वारा विकसित किया गया था, वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट, इस पे जाते हैं और मुझे H2SO4 कैसे बनता है और उसको सीखना है। और वहां पर जो है वो बताएगा कि ये चीज डालिए, तो आपके सामने बीकर रहेगा, वो उस बीकर पे क्लिक करके आप डालोगे कि इसमें डालना है, तो वो बीकर टिल्ट होगा, जैसे कि आप खुद खड़े हो और आप बीकर को आपने पकड़ रखा है और आप उसमें डाल रहे हो। तो ठीक है, इस तरह से PHET सिमुलेशन जो है, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो द्वारा विकसित किया गया था। ये भी एक जो है आभासी प्रयोगशाला का सोर्स है जिससे बच्चे सीख सकते हैं। आभासी प्रयोगशाला का अर्थ समझ में आ गया। अब वो आभासी प्रयोगशाला की उपयोगिता और महत्व हम बता सकते हैं कुछ इन बिंदुओं के माध्यम से। इन बिंदुओं को आप आसानी से पढ़ करके आराम से याद कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है खास, एक एक लाइन में है सारे। अब आते हैं कंप्यूटर की कोई दो प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। कंप्यूटर की प्रमुख दो विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आप जो है इसमें गति को बता सकते हैं, शुद्धता बता सकते हैं। मैंने दो की जगह ज़्यादा दे रखे हैं। संग्रहण संग्रहण क्षमता, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है। स्वचालन, ऑटोमेशन बहुत होता है। आप जो है केवल फॉर्मूला एक सीट में डालिए, ऑटोमेटिक वो सभी सीट में जो है वो ले लेगा। बहु प्रयोजात यानी वर्सैलिटी होती है, इसमें बहुत सारे जो है चीज़ों को कर सकते हैं एक साथ में। विश्वसनीयता होती है, मतलब इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है जब तक आप कुछ गलत इसको कमांड नहीं दोगे। दोहरे कार्य जो है, मल्टीटास्किंग कर सकता है ये। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये दूसरा होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है उदाहरण मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के दे रखे हैं, कुछ उदाहरण, उसके मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं ये आप बता सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हिंदी में अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, आप यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं, हिंदी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं। इसको भी मैंने समझाया था अभी, उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं और उसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ना बोलेगा एप्लीकेशन, ना बोलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सीधा बोलेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता ही नहीं होगा अरे कंप्यूटर के दो प्रमुख सॉफ्टवेयर को कौन से पूछ रहा है सॉफ्टवेयर भाई, तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। ई पोर्टफोलियो के दो कार्य लिखिए। तो ई पोर्टफोलियो क्या होता है, एक डिजिटल संग्रह होता है जिसमें विद्यार्थी या शिक्षार्थी या शिक्षक के कार्य, उपलब्धियां, प्रगति और कौशल को व्यवस्थित रूप से संकलित किया जाता है, यानी रखा जाता है। ये ऑनलाइन माध्यम से तैयार किया जाता है, साझा किया जाता है। इसके कार्य क्या है, तो दो कार्य हम बता सकते हैं, ठीक है, ये रहे दो कार्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है परीक्षण निर्माण के लिए दो वेबसाइटों और सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। तो गूगल फॉर्म्स जो है, ये जो है परीक्षण निर्माण के लिए जो है आप कर सकते हैं कि मतलब इससे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। मुख्य विशेषताएं मैंने यहाँ पे दी है, इसकी वेबसाइट की आपको परिभाषित करनी है, ठीक है। और जो है आपका दूसरा जो है कहूत है। कहूत जो है ये भी एक इंटरेक्टिव वेबसाइट ऐप है, ये गेम आधारित ऑनलाइन जो है विंडो होती है। ये भी जो है आपका एमसीक्यू बनाने में, क्विज बनाने में मदद करती है। तो ये जो है ऑनलाइन आप सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम बता सकते हैं भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण और प्रशिक्षण देना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास में योगदान देना, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए समाधान करना, उद्यमिता और स्वावलंबन को बढ़ावा देना, ये आदि। एजू सेट के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। एजू सेट के प्रमुख कार्य क्या है, पहले तो आप समझिए एजू सेट क्या होता है। एजू सेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट, एडू, ठीक है। ये जो आधा पोर्शन है ये होता है एजुकेशन और एसईटी है तो ये सैटेलाइट, तो एजू सेट है, ठीक है। तो एजू सेट एजुकेशनल सैटेलाइट है जिसे इंस्पायर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको जो है इंस्पायर के रूप में भी जानते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। कई बार जो है ना एग्जामिनर का मूड खराब होता है तो वो कुछ भी पूछ लेता है। यह एक उपग्रह आधारित शिक्षण प्रणाली है जो भारतीय शिक्षा में सूचना और संप्रेषण तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। एजुसेट का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सके। एजुसेट के प्रमुख कार्य क्या है, दूरस्थ शिक्षा, यानी दूर दूर तक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा पहुँच सकती है या नहीं पहुंच सकती है वहां तक जो है अपनी पहुंच पहुंचाना, उच्च अच्छी शिक्षा प्रदान करना, जैसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देना है, सभी के उदाहरण दे रखे हैं। शैक्षिक सामग्री का प्रसार करना, नवीनतम शैक्षिक अनुसंधान और तकनीकी विकास करना, इस तरह से शैक्षिक सहयोग और नेटवर्किंग करना, सभी के उदाहरण है। उदाहरण से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग लिखिए। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक शैक्षिक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए किया जाता है। ये पारंपरिक शिक्षा विधियों के साथ साथ डिजिटल टूल्स का भी उपयोग करता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के कई लाभ और उपयोग हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को आसान, रोचक और प्रभावी बनाते हैं। अब शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के उपयोग क्या क्या हैं, तो व्यक्तिगत शिक्षा के लिए इसमें उदाहरण दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे। इस तरह से रोचक और इंटरेक्टिव शिक्षा, इसका भी उदाहरण दिया गया है। इस तरह से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अध्ययन, इसका भी उदाहरण से समझ सकते हैं। मैंने हर चीज़ को मतलब डिटेल में देने का प्रयास किया ताकि आप एक भी गलती ना करें। तत्काल प्रक्रिया और मूल्यांकन, इस तरह पूर्ण अवलोकन और पूर्ण अध्ययन, और इसके अलावा संसाधनों तक पहुंच। अब बात करते हैं एमओओसी के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, एमओओसी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। एक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है जो बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षा देने के लिए डिजाइन की गई है। एमओओसी यानी कि मूक के माध्यम से विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाती है। विभिन्न विषयों पर हाई क्वालिटी शिक्षा दी जाती है जो खुली और निशुल्क होती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी पृष्ठभूमि से, अमीर गरीब हो, किसी भी से हो, वो मूक उनकी सहायता करेगा।
मोक ने दुनिया भर में शिक्षा को एक नई दिशा दी है, जिससे शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाया जा सकता है। मोक के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना, जैसे कि उदाहरण भी दिया हुआ है। तो मोक जो है इसके बहुत सारे जो दुनिया के किसी भी कोने में मोक प्लेटफॉर्म, जैसे कि मोक के प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा, ठीक है, ईडेक्स और स्वयं के माध्यम से जो है पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से उदाहरण से आप समझ सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर अध्ययन सामग्री मिल जाती है। शैक्षिक समावेशन होता है, इसका भी उदाहरण आप देख सकते हैं। लचीलापन और आत्मनिर्भरता, इसमें भी उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संवाद, इसमें भी उदाहरण है। आधिकारिक और स्व प्रमाणन होता है, इसका भी उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जीवन भर की शिक्षा के लिए उदाहरण आप दे सकते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन निर्माण की व्याख्या में हम बता सकते हैं मल्टीमीडिया सामग्री का निर्माण, ठीक है भाई, मल्टीमीडिया सामग्री का निर्माण करेंगे, ठीक है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है। इसी तरह से ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार का निर्माण करेंगे, इसमें भी उदाहरण दे सकते हैं। आप उदाहरण भी लिखोगे ना, केवल पॉइंट डाल करके उदाहरण देते जाओगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन और शैक्षिक ऐप, इसका भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैथवे है, ठीक है, गणित का सॉफ्टवेयर है। ब्लॉग और फोरम्स का उपयोग कर सकते हैं। आभासी प्रयोगशालाएं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसका भी उदाहरण दे सकते हो। ई पुस्तकें और डिजिटल पुस्तकालय भी आप जो है उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन जो है ये भी है इसमें। लेकिन अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको आप थोड़ा सा देखो, अलग अलग इसमें एक चीज है, मैंने देखा है आकलन और मूल्यांकन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आकलन और मूल्यांकन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 19 की कहानी है, बाकी होते दोनों सेम होते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन उपकरणों की व्याख्या कीजिए कि भाई इसके उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो ऑनलाइन क्विज और टेस्ट जो है ये उपकरण होते हैं, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ऑनलाइन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सभी में उदाहरण दे रखे ताकि आप जो है समझ पाएं, जिसमें गूगल फॉर्म्स, क्विजी और कहूट जो है शामिल किया गया, ऑनलाइन टूल्स होते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरह से आईसीटी आधारित होते हैं ये सारे के सारे, इसमें उदाहरण दे सकते हैं आप। इंटरेक्टिव मूल्यांकन हो जाता है, उदाहरण के साथ आप पेश करेंगे। ऑनलाइन फीडबैक और ग्रेडिंग, याद रखिएगा क्वेश्चन कितना बड़ा है, आंसर उसी के हिसाब से आपको लिखना है। और जो है स्व आकलन जो है ये हो जाएगा आपका। और डिजिटल पोर्टफोलियो, इसको भी आप, हाँ, डिजिटल पोर्टफोलियो के लिए अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बता दोगे डिजिटल पोर्टफोलियो या ई पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। आंकड़े और विश्लेषण, इसका भी उदाहरण दे सकते हो। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण टूल्स की व्याख्या कीजिए। जब परीक्षण निर्माण टूल्स कौन कौन से होते हैं? गूगल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं जो है आप बताएंगे, क्योंकि व्याख्या करने को बोला है तो आपको बताना पड़ेगा। उदाहरण भी आप दे सकते हो। कहूट जो है, कहूट में आप समझ सकते हो कहूट क्या होता है, इसमें भी उदाहरण दिया गया है। तो देखो, ये हर चीज आपको उदाहरण के साथ समझाइए। कहूट एक इंटरेक्टिव और गेम बेस्ड टेस्ट टूल है, जो मैंने बताया था, इसमें गेमिंग से संबंधित होता है, गेम के माध्यम से सिखाया जाता है। यह छात्रों को मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षण और प्रशिक्षण को रोचक बनाता है। इसमें लाइव क्यूज हो सकता है, रियल टाइम जो है पार्टिसिपेशन कर सकते हो। ऑनलाइन टाइमर चलता रहेगा। रंगीन और आकर्षक इंटरफेस है इसका। और रैंकिंग सिस्टम भी है कि आपने कौन सा रैंक प्राप्त किया है। क्विजीज, ठीक है, ये भी है आपका, इसका भी उदाहरण दे सकते हो। हॉट पोटैटो के बारे में पूछ सकते हैं। हॉट पोटैटो जो है एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, जो विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और टेस्ट बनाने की सुविधा देता है। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जरूर देख लेना, उसमें हॉट पोटैटो का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी क्वेश्चन है उनके एमसीक्यू, हर पेपर के एमसीक्यू को आपको जरूर पहले देख लेना है। पिछले साल के मैंने सारे करवा रखे हैं। और भी आपका, जिसको मूडल क्विज टूल बोला जाता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। उदाहरण भी दिया है। टेस्ट मूज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एड मोडो क्यूज टूल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब जो है कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य लिखिए। तो कार्यशाला प्रविधि क्या है? एक सक्रिय अधिगम होती है, जिसमें शिक्षार्थी किसी विशेष विषय पर व्यवहारिक ज्ञान, कौशल, अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सारे के सारे इसके मुख्य उद्देश्य हैं, जो मैंने 6 पॉइंटों में दे रखे हैं। कोई भी आप 4 5 6 पॉइंट याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद जो है करके सीखना, सीखने में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका क्या है? तो हम पहले बताएंगे शिक्षक की भूमिका क्या है, क्या होती है। तो शिक्षक की भूमिका जो है इन पॉइंटों के माध्यम से हम समझा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, आपको पढ़ लेना है। विद्यालय की भूमिका क्या है, उसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है स्कूलों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। भाई, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक जो है, इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
तो हम बताएंगे प्रमुख उद्देश्य नीचे आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल आपको बताया क्या चीज़ पूछा जा रहा है और इसके उद्देश्य क्या है। डिजिटल साक्षरता का विकास करना, शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना, इस तरह से जो है कुछ इसके उद्देश्य बताए गए हैं, जिनको आप जो है उद्देश्यों को एक लाइन में पढ़ करके याद भी कर सकते हैं आसानी से। जो पॉइंट आपसे याद हो वो करेंगे। शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका लिखिए। भाई शिक्षा में कंप्यूटर क्या है, शिक्षण सहायक उपकरण है, ठीक है। स्व अध्ययन एवं ई लर्निंग का जो है एक बेस है ये। सूचना का संग्रहण और पुनः प्रयोग करने का स्रोत है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट मैंने दिए हुए हैं, जो आपको याद होता है वही याद करना है, ध्यान रहे। अब जो है आपसे पूछा गया सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित सहयोगी अधिगम की विशेषताएं लिखिए। तो हम बोलेंगे सहयोगी अधिगम क्या होता है, एक ऐसी शिक्षण प्रणाली या प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर के साझेदारी में सीखते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और मिल करके समस्याओं का समाधान करते हैं। जब इस प्रक्रिया में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक यानी आईसीटी को जोड़ा जाता है तो यह अधिक प्रभावशाली, वैश्विक और तकनीकी रूप से समृद्ध बन जाती है सहयोगी अधिगम। अब आईसीटी आधारित सहयोगी अधिगम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो हम बता सकते हैं कि भैया ये इंटरेक्टिव होता है, ठीक है, मज़ेदार होता है, ठीक है, और स्थान और समय की बाधा से मुक्त होता है कि कहाँ बैठेंगे, अपने घर में बैठो आराम से, है ना। समय कोई भी समय आप यूज़ कर सकते हैं इसको। समूह कार्य के माध्यम से अधिगम भी हो सकता है, ठीक है, और मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है, ज्ञानों का सामूहिक निर्माण होता है, साथ ही साथ संचार कौशल का विकास होता है, समान अवसर मिलते हैं, समस्या का समाधान और जो चिंतन कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर और नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है, मार्गदर्शन भी देता है। शैक्षिक क्रियाकलापों में ई कंटेंट के उपयोग लिखिए। जो हम शैक्षिक क्रियाकलाप करते हैं उसमें ई कंटेंट की क्या भूमिका है, भाई क्या उपयोग है ये बताना है हमें। तो हम बता देंगे कि भैया ई कंटेंट से तात्पर्य क्या है, डिजिटल रूप में उपलब्ध शैक्षिक सामग्री, उसी को हम ई कंटेंट बोलते हैं। जैसे कि वीडियो, ऑडियो, ई बुक्स, पीडीएफ, एनिमेशन, इंटरेक्टिव क्विज आदि, जो कि यह सामग्री जो है आपको कंप्यूटर से, इंटरनेट से, मोबाइल ऐप से, डिजिटल माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये जो है इसके प्रमुख उपयोग आपको बताना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया प्रमुख उपयोग जो है, दृश्य श्रव्य शिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्व अध्ययन शिक्षण के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, पूर्णावती और अभ्यास के लिए, बार बार आप रिवाइज करें, हैं, प्रैक्टिस करें, उसके लिए, समूह कार्य और प्रोजेक्ट के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी, आकलन यानी कि असेसमेंट के लिए भी, एवोल्यूशन के लिए भी, और पाठ योजना और शिक्षण सामग्री निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है हमने देखे वन शॉट वीडियो में, जो आपका आईटी का जो पेपर होता है उसका। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपने समझा होगा और ढंग से पढ़ लीजिए इसको। बार बार जितने भी मैंने बताए हैं कि वीडियोस दिए हैं उनको ज़रूर पढ़िए, तरीके से पढ़िए, बार बार याद कीजिए। हर बार जितना ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ पाओगे उतना ही फ़ायदा आपको होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लेलिस्ट हमेशा देखते रहिए, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी हमेशा आता रहता है, हर वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आती है, उसको टच करके डायरेक्ट आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।